Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today's topic is in micromeritics part 6. पार्ट 6 के साथ हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है माइक्रोमेटिक्स यूनिट का. अगर आपको इसका और कोई भी जिसमें कि आपका वेरियस पार्टिकल्स रिलेटेड जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है और जो भी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ है आज के टॉपिक के अलावा वो सारा आपको वेरियस पार्ट्स प्रीवियस जो पार्ट 5 है वहाँ तक मिल जाएगा. पार्ट 6 के बाद जो भी मेरा पार्ट आएगा पार्ट 7 या जो भी वो मैं कैलकुलेशंस पढ़ लाऊंगी. जो भी आपका माइक्रोमेटिक्स चैप्टर पर आपका जो भी कैलकुलेशन पोर्शन है मोस्टली आपका पार्ट 7 में ये चीज़ रहेगा. सो आपका वेरियस लिंक जो है अदर पार्ट्स का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पोरोसिटी के साथ. तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोरोसिटी, पैकिंग अरेंजमेंट एंड फ्लो प्रॉपर्टीज. तो पोरोसिटी आपका क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं फिर हम पोरोसिटी का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे. तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं पोरोसिटी मतलब क्या होता है, पोर्स यानी छेद होना. जैसे आप देखोगे कोई पत्थर को आप देख लो, पत्थर में गड्ढे रहते हैं ना, वो भी एक तरह का पोर्स हुआ. ठीक है, कुछ पत्थर में छेद भी रहते हैं जो अंदर तक रहता है. सो एनीवेज ये सारा चीज़ आपका पोरोसिटी यानी पोर्स में जाता है. एनीवेज आपका जो नॉन पोरस, पहले मैं बता दूं, जो अगर आप पहला आइडियल सिचुएशन मान के चलो, अगर कोई मटेरियल पोरस है ही नहीं, मतलब बिल्कुल स्मूथ है, उसमें कोई छेद नहीं है. ठीक है, जैसे कि आपका मान लो स्पेयर पार्टिकल, एक कोई पार्टिकल है जो बिल्कुल गोल है, उसमें छेद नहीं है, तो क्या होगा उस केस में आपका जो बल्क वॉल्यूम होगा वो और ट्रू वॉल्यूम एक ही होगा. बल्क वॉल्यूम वगैरह मैंने बल्क डेंसिटी के साथ पार्ट 5 में बेहतर तरीके से बताया हुआ है. एनीवेज आपका क्या है तो बता दो, बल्क वॉल्यूम क्या होता है, जहाँ पे आपके पोर्स मतलब जो छेद है या पोर्स रहता है, रफ सरफेस या छेद वगैरह, वो सारा इंक्लूड होता है वॉल्यूम के साथ. ओरिजिनल मटेरियल का वजन या वॉल्यूम के साथ आपका छेद का भी वॉल्यूम इंक्लूड होता है. जबकि ट्रू वॉल्यूम में सिर्फ मटेरियल लेते हैं. तो जहाँ पे छेद है ही नहीं वहाँ पे आपका बल्क वॉल्यूम और ट्रू वॉल्यूम एक ही होता है, क्योंकि बल्क वॉल्यूम में छेद कहाँ से ऐड होगा, अगर मटेरियल में छेद है ही नहीं तो बल्क वॉल्यूम एंड ट्रू वॉल्यूम एक होता है. लेकिन आपका जनरल केस में क्या होता है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आपका जो सब्सटेंस रहता है, जो पार्टिकल रहता है, वो कभी भी आपका जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ वो पोरस होगा ही नहीं. ठीक है, तो किसी न किसी तरह वहाँ पे पोरोसिटी मौजूद होता ही है. ठीक है, इंटरनल पोर्स होते हैं, मतलब पार्टिकल्स के अंदर में आपके पोर्स या कैपिलरी स्पेस होता है. ठीक है, जैसे मैंने बताया. ठीक है, गड्ढे होना जिसकी वजह से आपका बल्क वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है ट्रू वॉल्यूम से. ठीक है, बल्क वॉल्यूम जहाँ पे पोर्स इंक्लूड होता है, ट्रू वॉल्यूम जहाँ पोर्स इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ मटेरियल का हम वॉल्यूम लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप वॉइड वॉल्यूम, वॉइड यानी कि स्पेस या फिर पोर्स, ठीक है, उसका वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहते हो तो स्पेस या पोर या वॉइड एक ही चीज़ होता है. ओके, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉइड वॉल्यूम वी मतलब वॉइड वॉल्यूम इक्वल्स टू वी बी माइनस वी पी. वी बी क्या है, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम. ठीक है, तो अगर आप बल्क वॉल्यूम से ट्रू वॉल्यूम को माइनस कर दो तो जो वॉल्यूम बचता है वो सिर्फ पोर्स का बचेगा. ठीक है, तो उससे आपको पोर्स यानी कि वॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा. अब हम वॉइड वॉल्यूम को क्यों जाने, क्योंकि पोरोसिटी में आपका वॉइड वॉल्यूम का रोल है. वाई, बिकॉज पोरोसिटी या फिर वॉइड, ओके, एप्सिलॉन नॉट, इसका जो सिंबल है वो है एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम, मतलब वॉइड का जो वॉल्यूम है बाई बल्क वॉल्यूम, इसी का रेशियो हम लेते हैं, उसी से आपका पोरोसिटी, सिर्फ वॉइड का रेशियो निकल कर आता है. ओके, सो एनीवेज, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू वीबी माइनस वीपी, जो कि आपका वॉइड वॉल्यूम है, अभी आपने देखा वॉइड वॉल्यूम, बाई आपका वीपी मतलब बल्क वॉल्यूम. ओके, तो इसी को आप जो है कन्वर्ट कर दो आपका, क्योंकि बल्क वॉल्यूम ऊपर नीचे दोनों तरफ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपका वो 1 हो सकता है, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो 1 माइनस वीपी बाई वीबी. ओके, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया पोरोसिटी. जनरली पोरोसिटी को परसेंटेज में ही डिनोट करते हैं. ओके, सो परसेंटेज में डिनोट करने की वजह से हम पोरोसिटी को जनरली इनटू 100 करते हैं. ओके, तो चलिए नेक्स्ट आपका जो है पैकिंग अरेंजमेंट. पैकिंग अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं. पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ पाउडर मतलब क्या होता है, पाउडर को अगर आप बेड की तरह बिछा दो किसी स्लैब के ऊपर, ठीक है, या फिर अगर आप पाउडर को हिप की तरह रख दो, मतलब कि ढेर की तरह पहाड़ बना दो पाउडर का कहीं पर. ठीक है, तो पाउडर्स के जो पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, वो आपस में आकर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि आप एक साथ रखते हो. ठीक है, तो वो जो एक साथ आते हैं, एक साथ सट के रहते हैं, तो कितना ज़्यादा सट के रह सकता है उस पर डिपेंड करता है उसका पैकिंग अरेंजमेंट. ओके, उसी को बोला जाता है पैकिंग अरेंजमेंट. तो ये जो पैकिंग अरेंजमेंट है वो आपका इफेक्ट होता है
वो आपका इफेक्ट करता है वॉल्यूम को, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जितना पार्टिकल्स फैल कर रहेगा उनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, कौन सा, बल्क वॉल्यूम, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका बल्क डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा और पोरोसिटी पर भी। बल्क डेंसिटी क्यों इफेक्ट होगा, क्योंकि जितना आपका बल्क वॉल्यूम ज्यादा होगा बल्क डेंसिटी भी उस हिसाब से आपका चेंज होगा, पोरोसिटी भी आपका बदलेगा। कैसे, तो ये हम पैकिंग अरेंजमेंट देखेंगे, पर सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि सारे पार्टिकल्स स्फेरिकल है। हम जनरली जो भी कैलकुलेशन किए हम पहले पार्टिकल्स को स्फेरिकल मान करके हैं, तो अगर आपका पार्टिकल्स मान लीजिए कि स्फेरिकल है तब आपका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है। पहला सिचुएशन देख लीजिए आप, पहला आप डायग्राम देख सकते हो जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोजेस्ट पैकिंग है, जहाँ पे पोरोसिटी आपका सबसे कम है, सबसे ज्यादा चिपक कर यहाँ पार्टिकल्स से इस तरह से रह सकते हैं आपके, ठीक है, तो आपका यहाँ पे पोरोसिटी जो है 26%, इससे ज्यादा क्लोज तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि गोल है तो गोल के बीच में थोड़ा गैप तो रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम गैप है 26%, ओके। देन आपका सेकंड सिचुएशन जो है, पार्टिकल्स जो है आपका क्लोजली पैकिंग है, मतलब यहाँ पर भी आप पहला सिचुएशन की तरह ही देखोगे, लेकिन हो सकता है कि आपका ये पहला लेयर है, पहला लेयर के पीछे वाला लेयर में आपका थोड़ा बहुत पार्टिकल्स दूर रह रहा है, फिर उसके पीछे वाला लेयर थोड़ा बहुत, जहां पर आपका उस केस में, पहले वाले केस में आपका सारा बिल्कुल उसी तरह से अरेंज था, ठीक है, तो ये आपका क्लोजली पैकिंग जहां पे आपका लेस देन 30%, मतलब आपका अब डिपेंड करेगा कि इसी तरह का अरेंजमेंट लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर गैप्स रहा, चेंजेस रहा, ठीक है, सेकंड सिचुएशन में, तो वहां पे आपका लेस देन 30%, मतलब 26 से लेकर 30% के बीच का आपका पोरोसिटी रह सकता है, ओके। पोरोसिटी परसेंटेज में डिनोट होता है, दैट इज वाई आपका यहाँ परसेंट में दिखाया जा रहा है। थर्ड सिचुएशन में आपका लूजेस्ट पैकिंग है, पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए तो है बट क्लोज पैकिंग नहीं है, ठीक है, लूज पैकिंग है, तो लूज पैकिंग या लूजेस्ट पैकिंग में आपका 48% तक पोरोसिटी रहता है। चौथा सिचुएशन अगर देखें तो चौथा सिचुएशन में आपका क्या है, ये सिचुएशन जनरली नहीं आता है, ये कब आएगा, अगर पार्टिकल्स के बीच में एग्रीगेशन या फ्लॉकुलेशन है, फेन की तरह होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में चिपक नहीं पाते, पार्टिकल्स के बीच में दूरी आ जाता है, ठीक है, ज्यादा फैल कर रहता है, दूरी आने की वजह से पार्टिकल्स का पोरोसिटी तब 50% से भी ज्यादा हो सकता है, ओके, जितना ज्यादा फ्लॉकुलेशन होगा उतना ज्यादा वो दूर रहेगा। तो ये आपके जो भी फिगर्स थे वो आपके वेरियस पार्टिकल्स के पैकेजिंग अरेंजमेंट का था, जिसकी वजह से आपका क्या क्या पोरोसिटी में चेंजेस आ सकता है वो आपको पता चला, ओके। सो प्रैक्टिकली जो है पार्टिकल्स आपके ना तो स्पेरिकल होते, ना तो उनका यूनिफॉर्म सरफेस रहता है, जो कि अभी आपने 4 सिचुएशन देखा, तो दैट इज वाई आपका जो पैकिंग का अरेंजमेंट होगा, मतलब कि जो पैकिंग अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, अगर क्योंकि वो स्पेरिकल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है स्मूथ, तो आपके ये जो गिवन सिचुएशंस आपने देखा, ये 4 सिचुएशंस उन्हीं के जैसा ही कुछ हद तक होगा, मतलब ये 4 के अलावा तो कोई पॉसिबल सिचुएशन है नहीं, इन्हीं चारों की तरह मिक्स किसी भी तरह का सिचुएशन में पार्टिकल्स आपका अरेंज हो सकता है प्रैक्टिकली, ओके, जहां पर आपका स्पेरिकल या यूनिफॉर्म ना हो तब। सो एनीवेज आपका नेक्स्ट जो है इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो ये आपका पैकिंग बेस्ड है, दैट इज वाई मैंने पैकेजिंग को बता दिया, यानी पैकिंग अरेंजमेंट को बताने के बाद मैं ये पोरोसिटी आपको बता रही हूँ, ओके। सो एनीवेज आपका इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी क्या होता है, इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी मतलब इंट्रा पार्टिकल, पार्टिकल्स के अंदर में जो फोर्स है, ठीक है, तो उसे कैसे, आपने पोरोसिटी देखा, पोरोसिटी जो पहला वाला देखा वो आपका कॉमन पोरोसिटी था, जो आपका क्या था, वॉइड वॉल्यूम बाय बल्क वॉल्यूम, ठीक है, वो आपका कॉमन पोरोसिटी। अगर आप अलग अलग तरह से पोरोसिटी देखना चाहते हो, जैसे कि आपका इंट्रा पार्टिकल, पार्टिकल्स के अंदरूनी पोर्स को अगर आप देखना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो पोरोसिटी के परसेंटेज, तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपका ट्रू डेंसिटी एंड ग्रैन्यूल डेंसिटी दोनों को लेकर हम करते हैं, ट्रू एंड ग्रैन्यूल डेंसिटी, बल्क नहीं लेते यहाँ पे, ठीक है, या तो फिर ट्रू वॉल्यूम एंड ग्रैन्यूल, मतलब ट्रू डेंसिटी या वॉल्यूम दो तरह से निकाल सकते हो, ट्रू एंड ग्रैन्यूल का डेंसिटी या वॉल्यूम लेंगे, ओके। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो आपका इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी है वो कैसे निकलता है, रेशियो ऑफ इंट्रा पार्टिकल वॉल्यूम बाय ग्रैन्युलर वॉल्यूम, ठीक है, या फिर इंट्रा पार्टिकल डेंसिटी बाय ग्रैन्युल डेंसिटी भी आप कह सकते हो, ठीक है, इंट्रा पार्टिकल वॉल्यूम बाय ग्रैन्युलर, जैसे वहां पे आपका वॉइड वॉल्यूम बाय बल्क वॉल्यूम था, यहाँ पे आपका क्या है, इंट्रा पार्टिकल वॉल्यूम बाय ग्रैन्युल वॉल्यूम, ओके। तो आपका इंट्रा पार्टिकल वॉल्यूम कैसे आता है, तो वॉल्यूम जो निकालना है वहां पे आपका ट्रू वॉल्यूम का काम है, दैट इज वाई यहाँ पे ट्रू वॉल्यूम का भी रोल है, ओके। इंट्रा पार्टिकल वॉल्यूम इक्वल्स टू ग्रैन्युलर वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम, ओके, इससे आपका इंट्रा पार्टिकल मतलब पार्टिकल के अंदरूनी में जो आपके फोर्स रहते हैं, ठीक है, अंदरूनी, पार्टिकल के बीच में नहीं, मतलब दो पार्टिकल के बीच का स्पेस में, एक पार्टिकल के अंदर का स्पेस। सो आपका इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी क्या होता है, Vg माइनस Vp बाई Vg, Vg आपका क्या है, ग्रैन्युल वॉल्यूम,
और Vp क्या है आपका ट्रू वॉल्यूम, ठीक है। और क्योंकि आपको इंटू 100 करना होगा, परसेंटेज में पोरोसिटी होता है, ये मैंने बताया वहां पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन आपका डेंसिटी के रूप में अगर आप लोगे, ठीक है, तो आपका इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी क्या होता है, रो पी माइनस रो जी बाई रो पी। तो रो पी माइनस रो जी जो आपका क्या है, ट्रू वॉल्यूम माइनस ग्रैन्यूल वॉल्यूम। इससे आपका क्या निकलता है, सॉरी, रो पी मतलब डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी माइनस ग्रैन्यूल डेंसिटी, ठीक है। ये आपका क्या है, इंट्रा पार्टिकल डेंसिटी। वॉल्यूम को डेंसिटी से मिलाइएगा मत वहीं, आपका वॉल्यूम निकालने का अलग इक्वेशन होता है ना ये। तो आपका जो रो पी माइनस रो जी है, ट्रू माइनस ग्रैन्युलर डेंसिटी, वो आपका इंट्रा पार्टिकल डेंसिटी का आपका इक्वेशन है, ठीक है। तो उस तरह से आपका डेंसिटी बाई आपका ट्रू डेंसिटी, ठीक है। तो आपका ट्रू डेंसिटी से डिवाइड करते हैं इंटू 100, मतलब आपका पोरोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप डेंसिटी वाइज भी निकाल सकते हो या तो फिर वॉल्यूम वाइज भी आप निकाल सकते हो। आपके पास जो इक्वेशन आप अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया रहा, वॉल्यूम रहा तो वॉल्यूम के इक्वेशन के से निकालिए, डेंसिटी दिया रहा तो डेंसिटी के इक्वेशन से आप निकालिए, ओके। देन आपका चलते हैं इंटर पार्टिकल या इंटरस्पेस पोरोसिटी। इंटरस्पेस पोरोसिटी मतलब क्या है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, 2-4 पार्टिकल्स एक साथ रखे हुए, जो आपने अभी पैकिंग अरेंजमेंट में देखा, ठीक है। तो वहां पे जो स्पेसेस है उसका आप पोरोसिटी अगर निकालना चाहते हो तब, और आपका जो पहला वाला है वो आपका ओरिजिनल मतलब सारी चीजों को लेकर है, ओके। तो ये आपका दोनों में फर्क है, ये आप जान जाना, ठीक है। इंटरस्पेस मतलब पार्टिकल्स के जो 4-5 पार्टिकल्स रखे रहेंगे, जितने सारे पार्टिकल्स के आपस में कितना गैप है, ओके। तो यहाँ पर आपका इंटरस्पेस वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो आपका इंटरस्पेस या वॉइड वॉल्यूम क्या है, तो यहाँ पर आपका इंटरस्पेस, ये ध्यान रखिएगा, वॉइड नहीं, इंटर वॉइड या फिर इंटरस्पेस वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, बल्क वॉल्यूम माइनस ग्रैन्युलर वॉल्यूम, ओके। तो दैट इज वाई इंटरस्पेस पोरोसिटी का जो आपका है इक्वेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन, Vp माइनस Vg, मतलब आपका ये हो गया बल्क वॉल्यूम माइनस ग्रैन्युलर वॉल्यूम, जो कि आपका इंटरस्पेस वॉल्यूम है, ठीक है, बाय बल्क वॉल्यूम इंटू 100, क्योंकि पोरोसिटी में आपको 100 ले रहा होता है परसेंटेज के लिए। या फिर डेंसिटी के रूप में अगर निकालना चाहे तो डेंसिटी के लिए आपका ट्रू डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी, मतलब रो पी माइनस रो बी बाई आपका ग्रैन्युल डेंसिटी, ओके। तो यहाँ पे आपका ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ग्रैन्युल डेंसिटी, ये सारे चीजों का आपको काम लगेगा, ठीक है। सो इंटू 100 ये आपका इक्वेशन हो गया डेंसिटी एंड वॉल्यूम दोनों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका टोटल पोरोसिटी। अगर आप टोटल मतलब जहां पर आप इंटर स्पेस वॉल्यूम और इंट्रा पार्टिकल वॉल्यूम दोनों को साथ लेना चाहते हो, इन दैट केस आपका क्या होगा, जो आपने स्टार्टिंग में देखा है, ठीक है, जहां पर मैंने बताया जो आपका पहला इक्वेशन, फिर ये घूम फिर कर वहां पर आ जाता है, ठीक है, जहां पर आपका दोनों तरह का वॉल्यूम ऐड होगा। तो आपका तब क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, जैसा कि मैंने बताया था पोरोसिटी का वॉल्यूम क्या होता है, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम, तो आपका ये है वॉइड वॉल्यूम माइनस बल्क वॉल्यूम। यही था आपका स्टार्टिंग में जो पोरोसिटी मैंने बताया, वही चीज आपका घूम फिरा कर यहाँ आ गया। उसको डेंसिटी के रूप में अगर आप निकालना चाहते हो तो डेंसिटी के लिए आपका ट्रू डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी बाई आपका ट्रू डेंसिटी होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू डेंसिटी टू 100, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्प्रेड करके बता दिया कि पोरोसिटी, टोटल पोरोसिटी में आपका दोनों चीज ऐड होकर अगर आएगा तो कैसे आएगा, अलग अलग से अगर आप सिर्फ इंटर पार्टिकल या इंट्रा पार्टिकल निकालना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे। सो ये इक्वेशन जो है ये आपका नॉन पोरस एंड पोरस दोनों के लिए आपका काम आता है, जो आपका टोटल पोरोसिटी वाला है, ठीक है। अगर आपका पोरोसिटी पाउडर का, ठीक है, 50% से ज्यादा आया, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो ये इक्वेशन के द्वारा, अगर 50% से ज्यादा आया तो आप समझ जाओ कि आपका पाउडर में एग्रीगेशन या फ्लॉकुलेशन है। सो एनीवेज आपका नेक्स्ट जो है फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। फ्लो प्रॉपर्टीज मतलब पाउडर्स जो है किस तरह से फ्लो होते हैं। जनरली आपका जो फ्लो प्रॉपर्टीज है पाउडर का वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी आप किसी तरह का डोजेस फॉर्म को जनरेट करते हो, ठीक है, प्रोडक्शन जब करते हो, तो वहां पे आपका इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि अगर आपका पाउडर स्मूथली फ्लो नहीं करेगा तो फ्लो करके वो हॉपर से आपका मोल्ड में नहीं जाएगा, जहां आपका टैबलेट को कंप्रेशन करके आप टैबलेट बना रहे हो, टैबलेट मोल्ड्स जो होते हैं, ठीक है, टैबलेट का छाछ जिसमें आप पाउडर्स डालते हो एंड देन आप जो है टैबलेट को कंप्रेस करके तैयार करते हो। तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा तो आपका जो टैबलेट का वेट होगा, वजन होगा, वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। दैट इज वाई फ्लो प्रॉपर्टी जानना जरूरी रहता है पाउडर ड्रग का, जिससे क्या हो, सारा चीज आपका यूनिफॉर्म तैयार हो, ओके। सो पुअर फ्लो प्रॉपर्टी किस किस कारण से हो सकता है। पहला, अगर किसी वजह से वो चिपक रहा है, पार्टिकल्स अगर आपस में स्टिकीनेस हो रहा है या कोहेसिवनेस मतलब अट्रैक्ट कर रहा है या स्टिक हो रहा है,
ठीक है। कैसे हो सकता है, जनरल आपके कुछ कुछ तरह के अगर अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे काम करे, जैसे वैंडरवाल फोर्स, सरफेस टेंशन या इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस, ओके। या फिर अगर पार्टिकल्स आपस में एडेशन, वही एडेशन मतलब फिर से वही आता है चिपक जाना, ठीक है, चिपक जाता है पार्टिकल्स आपस में चिपके, या फिर पार्टिकल्स दीवार के साथ, जो कंटेनर है उसके दीवार के साथ अगर चिपक जाता है, वो भी इन्हीं जो अबव गिवन फोर्स है, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, वैंडरवाल, इन्हीं की वजह से हो सकता है। या फिर अगर पार्टिकल्स आपस में फ्रिक्शन करते हो, ठीक है, वो होता है कब, अगर सरफेस रफ सरफेस रहा, स्मूथ सरफेस नहीं रहा, तो पार्टिकल्स आपस में फ्रिक्शन यानी घर्षण करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लो प्रॉपर्टी खराब होता है। या तो फिर आपका अगर पार्टिकल्स का स्मूथ सरफेस नहीं रहा, इरेगुलर शेप रहा, शेप अगर स्पेरिकल शेप नहीं रहा, कुछ अलग अलग तरह का शेप रहा, तो पार्टिकल्स आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, मतलब एक पार्टिकल के बीच में दूसरा पार्टिकल फंस जाएगा, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ कारण हो सकते हैं। तो आपका अब असेसमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, यानी कि हम पाउडर का जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हमें जानना तो चाहिए, ये तो आपको पता चला कि मेजर करना होता है, कैसे मेजर करते हैं, तो मेजर कैसे करते हैं, आपका फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर जो है जनरली हम मेजर करते हैं बाय एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के द्वारा। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, सो एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द सरफेस ऑफ द पाइल ऑफ द पाउडर एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब जब आप पाउडर को ढेर की तरह, जहां आप डायग्राम दे सकते हो यहाँ बगल में, अगर आप इस तरह पहाड़ की तरह उससे जो कोन शेप में, जैसे आपका बर्थडे कैप होता है, तो बिल्कुल वैसे पहाड़ की तरह आपका बन जाएगा। जब आप पाउडर को कहीं पर रखोगे तो तब क्या करना है, आपका जो नीचे का सरफेस है पाउडर का, उसका और उसका जो हाइट है, ठीक है, पाइल का जो हाइट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसे कहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे वाला, और उसका जो हाइट है पाइल का, पाउडर का ऊंचाई जो है पहाड़ का, उसके बीच का जो एंगल आएगा, ठीक है, आप देख सकते हो येलो कलर से मैंने एक एंगल लिया हुआ है, ठीक है, वो जो एंगल होगा दैट इज आपका एंगल ऑफ रिपोज, उसी से आपका एंगल ऑफ रिपोज पता चलता है, ठीक है। जो जितना बेहतर, वो कैसे, वो भी मैं टेबल में लास्ट में आपको बताऊंगी कितना एंगल ऑफ रिपोज आने से आप उसको अच्छा फ्लो प्रॉपर्टी मान सकते हो, ओके। तो आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है tan थीटा आपका ये एंगल ऑफ रिपोज के लिए थीटा होता है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू h/r। h क्या है, हाइट ऑफ द पाइल, ओके, r क्या है, रेडियस ऑफ द बेस। ये जो नीचे आप देख रहे हो, मैं तो यहाँ ट्राइंगल शेप दिखा रही हूँ, ट्राइंगल नहीं, ये कोन होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये 3D शेप में कोनिकल होगा, ठीक है, कोनिकल होगा, तो जो गोल नीचे का जो गोलाई होगा उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी द r। एंड थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, जो आपका एंगल बनता है वो आपका रेडियस और हाइट के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, ओके। सो आपका मेथड क्या है, अब ये तो आपको पता चल गया एंगल ऑफ रिपोज आप कैसे पता करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ग्लास का फनेल यानी चोंगा, ठीक है, जिससे आप तेल वगैरह डालने का काम करते हो बॉटल में, तो इस तरह का आपका ग्लास का फनेल आपको लेना है, ठीक है। ग्लास का फनेल को एक क्लैंप के साथ आपको पकड़ाना है, क्लैंप जो होल्ड करके रखेगा फनेल को, इसको आपको क्लैंप जो है एक रिंग टाइप का क्लैंप रहेगा, ठीक है, जो कि आपका ग्लास फनल को पकड़ के रखेगा एक ग्लास के प्लेट के ऊपर, मतलब आपका ग्लास फनल एक ग्लास के प्लेट के ऊपर रहेगा आपका ये फनल, और ग्लास प्लेट जो है फिर एक माइक्रो लैब जैक, एक जैक के सपोर्ट में रहेगा। जैक क्या होता है, आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, जैक एक ऐसा चीज होता है जिसको आप चाहो तो ऊपर कर सकते हो फिर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो उस जैक के ऊपर आपका प्लेट रहेगा। आपको क्या करना है, 100 ग्राम पाउडर लेना है उस फनल में, ठीक है, और उस फनल में जो पाउडर लोगे उस पाउडर को आपको 10 मेस सीव से पास करना है, मतलब 10 मेस वाला जो सीव होता है उससे आपको छान लेना है। पहले छानकर 100 ग्राम पाउडर आपको लेना है। 100 ग्राम सैंपल पाउडर से आपको फ्लो प्रॉपर्टी पता चलेगी। यहाँ पे वजन नहीं नाप रहे हो कि सारा का सारा पाउडर लोगे, 100 ग्राम जस्ट लेना होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, फनल के अंदर डालना है, लेकिन फनल के अंदर डालो, लेकिन फनल का जो नीचे का मुंह है जहां से वो निकलेगा पाउडर, उस नीचे के माउथ को आपको बंद करके रखना है थंब से, अपने फिंगर का जो थंब होता है अंगूठा से आपको बंद करके रखना है। देन क्या करना है, अंगूठा को आपको जब आप सारा डाल रहे हो तब आप अंगूठा से बंद करके रखो, ठीक है, ताकि सारा पाउडर गिरते ना जाए। देन डाल देने के बाद क्या करो, थंब को हटाओ। हटाने के बाद आपको क्या करना है, सो आपका जो जैक है उसको आपको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है कि पाउडर तो अब गिरेगा प्लेट पर, ग्लास फनल से ग्लास के प्लेट पर गिरेगा, तो जब गिरेगा तो वो अपना हिप तैयार करेगा यानी पहाड़, तो उस पहाड़ को आपको जो है सटने नहीं देना है
किसके साथ? सो आपका ऊपर में जो फनल है, फनल के जो माउथ है, फनल का जो चोंगा माउथ जो है नीचे का पाइप की तरह, उसके साथ सटने नहीं देना। तो धीरे धीरे आपको जैक की मदद से प्लेट को नीचे करना है। मैं डायग्राम दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। प्लेट को नीचे करना है। कितना नीचे करना है? सो आपका इतना नीचे की जो फनल का स्टेम है, यानी कि फनल का जो पाइप है उसका और जो पाउडर का हाइट होगा, पहाड़ का जो हाइट, पाइल मतलब पहाड़ का जो हाइट होगा, उनके बीच में 6.4 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए, सट के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जब आपका पाउडर फनल को पूरी तरह से खाली कर दे, करने के बाद आपका जो वो हिप है, उस हिप का आपको एंगल मेजर करना है प्रोटेक्टर से। ठीक है, प्रोटेक्टर से आप एंगल ले लो, फिर आपको हाइट निकालना होगा h, एंड देन आपका रेडियस, जिससे आपका tan थीटा फॉर्मूला से आपका एंगल ऑफ रिपोज निकल कर आ जाएगा। tan थीटा में आपको थीटा के वजह से आपका tan थीटा सॉल्व हो जाएगा। h चाहिए, r चाहिए, थीटा चाहिए। ओके, तो आप प्रोटेक्टर से थीटा ले लो एंड h एंड r आपका रूलर से आपको ले लेना है। तो डायग्राम क्या है? डायग्राम आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया, एक रॉड है, सपोर्ट है, जिससे आपका ग्लास फनल जो है सो अटैच्ड है। पाउडर का पाइल देख सकते हो, आपका जैक है जो स्प्रिंग की तरह लगा रहता है, जिससे वो अप डाउन हो सकता है। ठीक है, ये आपका स्टैंड हो गया। देन आपका ये पाउडर का पाइल है, जिसको आपको थोड़ा सा नीचे, आप देख सकते हो फनल से नीचे 6.4 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, यहीं से आपका एंगल ऑफ रिपोज निकल कर आएगा। ओके, सो आपका रिलेशनशिप क्या है? अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज लेस देन 25 रहता है तो वो एक्सीलेंट है। ठीक है, 25 से 30 रहा तो गुड है, चलेगा, गुड। 30 to 40 रहा तो ठीक है, ठीक ठाक। 40 to 50 रहा तो अच्छा नहीं है। अगर 50 से ज्यादा एंगल ऑफ रिपोज आपका आता है, थीटा जो है वो ज्यादा आता है, तो आपका वो वेरी पुअर है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका इंप्रूवमेंट, फ्लो प्रॉपर्टी। अब इंप्रूव कैसे करें? तो उससे पहले आज का आईक्यू फैक्ट। आज का आईक्यू फैक्ट क्या है? लाफ एंड हेल्थ। सो हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है, अब उन्होंने प्रूव कर दिया, आप लोगों को तो पता होगा, हंसी जो है वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो किस तरह से? हेल्थ के लिए तो अच्छा होता है, साथ ही साथ आपके हार्ट के लिए, आपके दिल को वो स्वस्थ रखता है। अगर आप बेली लाफ, अ गुड बेली लाफ, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा से हंसते हो, यानी कि आपके पेट में दर्द हो जाए, इतना आप खुलकर हंसो, तो आपके बॉडी में जो 20% तक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग फनी मूवीज या फनी कुछ भी वीडियोस देखते हैं, उनका ब्लड फ्लो उस समय बढ़ता है। तो एक तरह से माना जा सकता है कि लाफ्टर जो है वो स्ट्रेस के लिए एंटीडॉट, किसी को अगर स्ट्रेस हो रहा हो तो उसके अगेंस्ट वो एंटीडॉट है, नेचुरल मेडिसिन है आपके लिए। सो क्या होता है बेसिकली, क्यों आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है? बिकॉज जब भी आप हंसते हो या खुश होते हो तो आपका जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, हंसने पर आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होकर के फैलता है। तो ब्लड वेसल जब फैलता है तो जिसकी वजह से आपका फ्लो प्रॉपर्टी उस समय बढ़ता है। तो एनीवेज उसके बाद आपका इंप्रूवमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कैसे हम फ्लो प्रॉपर्टी बेहतर कर सकते हैं? पार्टिकल साइज अगर बदल दें, एवरेज पार्टिकल साइज आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, एवरेज। ठीक है, मतलब टोटल जो पार्टिकल्स, पाउडर्स का पार्टिकल साइज है, उसको अगर थोड़ा सा इंप्रूव करते बढ़ाते हो, तो इससे क्या होगा, जो कोहेसिव फोर्स है, मतलब जो स्टिकीनेस वगैरह, वो कम होने के चांसेस है, जिससे फ्लो प्रॉपर्टी आपका बढ़ सकता है। रिमूवल और एडिशन ऑफ फाइन्स, आपका जो फाइन पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है, या फिर जो ग्रैन्यूल टाइप के मास है, ठीक है, सर्कुलर ग्रैन्यूल मास अगर थोड़ा रहेगा आपके पाउडर के साथ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स के जो बीच में गैप होते हैं ना, उसको भर देगा ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स, जिससे क्या होगा ना कि आपके पार्टिकल्स इजीली फ्लो करेंगे। ठीक है, ये फ्लो के बारे में हो रहा है, ये पोरोसिटी के बारे में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्लो बढ़ाने के लिए ये चीज़ है। थोड़ा फाइन पार्टिकल रहेगा तो बड़े पार्टिकल्स के बीच का गैप को भर देगा, इजीली उसे फ्लो कराएगा। लेकिन उसी के दूसरे तरफ अगर फाइन पार्टिकल ज्यादा रहा, ज्यादा कुछ ज्यादा ही बहुत फाइन पार्टिकल्स रहा, तो एकदम फाइन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, वो फिर फ्लो प्रॉपर्टी आपका रिटार्ड भी कर सकता है, मतलब कम कर सकता है। ओके, जिसकी वजह से पार्टिकल साइज थोड़ा बढ़ाने बोला जा रहा है। एकदम जो आपका पहला पॉइंट आपने देखा, एकदम फाइन होने से फिर दिक्कत होता है। एनीवेज आपका पार्टिकल शेप, स्पेरिकल जो पार्टिकल शेप रहते हैं वो ज्यादा फ्लोएबल रहता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा टेक्निक यूज करना चाहिए जिससे आपका पाउडर जो है वो स्पेयर हो, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, स्प्रे ड्राइंग कर सकते हो। जब आप पाउडर को ड्राई करोगे, जैसे साइज रिडक्शन या कुछ भी करते हो, उसके बाद ड्राई अगर करना रहा तो स्प्रे ड्राइंग का इस्तेमाल करो, जिससे आपका पार्टिकल जो है वो स्पेरिकल आएगा। एक्सक्यूज मी। देन आपका क्या है, सो सरफेस फोर्स को आप कैसे बदल सकते हो? ठीक है, सरफेसेस में जो फोर्स अट्रैक्शन आता है वो कम करने के लिए आपको कोशिश करना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वगैरह डेवलप ना हो पार्टिकल्स के सरफेस पर। वो कैसे कम हो सकता है? अगर आप पार्टिकल्स के आपस में फ्रिक्शन ना होने दो, अगर पार्टिकल्स आपस में घर्षण नहीं करेंगे, ठीक है, तो जब आप पार्टिकल्स को कहीं रख रहे हो या फिर सीविंग कर रहे हो तो बहुत फास्ट मत करो, फास्ट करने से ज़्यादा फ्रिक्शन होगा।
ठीक है, जिससे अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो सकते हैं। देन आपका क्या है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिमूव करो, पार्टिकल्स को बेहतर तरीके से ड्राई करो, बहुत अच्छे से ड्राई, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तो वरना वो स्टिकी होगा, फ्लो नहीं करेगा। एडिशन ऑफ ग्लाइडेंट्स, ग्लाइडेंट्स क्या होता है, आपका चिकनाईपन देता है, ठीक है। जैसे आप लूडो खेलते हो तो लूडो का जो आपका कैरम बोर्ड, माई मिस्टेक, लूडो नॉट, कैरम बोर्ड जब खेलते हो तो आप देखते हो टैल्कम पाउडर आप बोर्ड पर डाल देते हो जिससे वो इजीली फ्लो करता है। तो ग्लाइडेंट एक तरह से आपका उसी तरह का सब्सटेंस होता है जो चिकनाई देता है, ठीक है। तो ग्लाइडेंट्स आपके फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स में है जो आपका फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने का ही काम करता है। स्मूथ सरफेस, क्यों, क्योंकि एक पतला सा स्मूथ यूनिफॉर्म फिल्म बना देता है पार्टिकल्स के चारों तरफ सरफेस पर, जिससे क्या होता है कि चिपकना कम हो जाता है। ओके, यहाँ पर आपको ग्लाइडेंट जो है हमेशा 1% तक ही आपको ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। पाउडर में सिर्फ 1% आप ग्लाइडेंट मिलाओ। एग्जाम्पल्स में जैसे कि मैग्नीशियम, स्टेरेट, स्टार्च, टैल्क वगैरह ये सब आता है। तो एनीवेज इसके साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वेरियस कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन माइक्रोमेटिक्स रहेगा। मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।